तो सैफ अली खान पर हमले के केस में मुंबई पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपी के साथ 2 दिन में 2 बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। दूसरी बार आरोपी शहजाद को फिर सैफ की घर के पास की बिल्डिंग में ले जाया गया। बांद्रा पुलिस के अधिकारी भारती विला नामक इमारत में लेकर गए और ये इमारत सैफ अली खान के घर से कुछ ही दूरी पर है। करीब 4 से 5 मिनट वहां रुकने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। सैफ पर हमले के आरोपी को मुंबई पुलिस घुमा फिरा रही है। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पुलिस वारदात का पूरा सीक्वेंस तय कर रही है। आरोपी कैसे घर में घुसा, सैफ के घर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे आरोपी फरार होने में कामयाब हुआ, कैसे पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करता रहा, सब कुछ। मंगलवार को मुंबई पुलिस आरोपी को एक बार फिर भारती विला इमारत ले गई। ये वही इमारत है जिसके करीब सैफ अली खान रहते हैं। आरोपी को वहां सिर्फ 5 मिनट रखा गया। सवाल है कि मुंबई पुलिस को और किन तथ्यों की तलाश है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले वाले मामले में मुंबई पुलिस की तफ्तीश काफी ज्यादा गहरा रही है। अगर एक तरफ देखें तो जहां पर रिक्रिएशन के तौर पर आरोपी को बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेकर सैफ अली खान के घर तक एक बार ले जाया गया, दूसरी बार पड़ोस के घर तक ले जाया गया और जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। लेकिन अभी भी वो चाकू जिससे हमला हुआ था सैफ अली खान पर, वो चाकू का एक तीसरा हिस्सा गायब है। जैसे जैसे इस हाई प्रोफाइल केस की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को नई जानकारियां मिल रही हैं। इस वारदात का जैसे ही खुलासा हुआ, सबकी जहन में यही सवाल उठा कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान जैसा बड़ा सितारा रहता हो, वहां का सुरक्षा इंतजाम इतना ढीला कैसे हो सकती है। अब पता चला है कि वारदात के वक्त कॉरिडोर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। मेन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड केबिन में गहरी नींद में सो रहा था। दूसरा गार्ड भी गेट के करीब ही सो रहा था। गार्ड को सोते देख आरोपी मेन गेट से ही अंदर आया। अंदर आते हुए उसने अपने जूते उतार ली और मोबाइल फोन ऑफ कर लिया। मुंबई पुलिस ये पहले भी बता चुकी है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी था वो बहुत जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह का नहीं था। जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोए हुए थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था सीसीटीवी का। यहाँ तक कि पासवर्ड और उसका यूजर नेम सभी किसी को पता नहीं था और यही वजह है कि पुलिस को एक एक्सपर्ट को ले जाना पड़ा उसको एक्सेस करने के लिए। वो भी अच्छे क्वालिटी का कोई सीसीटीवी नहीं था। बहुत मेहनत के बाद जब वो रिट्रीव किया गया तब जाके उनको दिखा वो सीसीटीवी फुटेज में जहां पर कि वो निकल रहा था। अभी तक की जांच से ये साफ है कि सैफ की बिल्डिंग का सुरक्षा इंतजाम एकदम ढीला ढाला था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन इन तमाम लापरवाहियों के बावजूद मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी कम नहीं होती, सुरक्षा का सवाल खत्म नहीं हो जाता। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सैफ अली खान कल 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 16 जनवरी को उन पर हमला हुआ जिसमें बुरी तरह से घायल हुए थे। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की सेहत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5 दिन में आखिरकार इतने फिट कैसे हो गए कि चलकर ही वो घर पहुंच गए। जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र है। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र है। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं। और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं।
फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? सचमुच वो कितना बड़ा हादसा था? करीना खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारे परिवार को छोड़ दो। बिल्कुल, हमको उनके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार पर संकट आया उसकी वजह से पूरे मुंबई में एक तरह के शॉकवेव्स हैं। फिल्म जगत के लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए, हम लोग अपनी बिल्डिंग में रहते, हम अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए। तो क्या सचमुच कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई हमलावर था? वो कितना बड़ा हादसा था। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल है। सैफ अली खान के 5 दिनों में फिट होने पर संजय राउत ने भी सवाल उठाए। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। संजय निरुपम ने सैफ अली खान के केस की मुंबई पुलिस जिस तरह जांच कर रही है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी उंगलियां उठाई। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था का जिम्मा गृह विभाग के पास है, जिसके मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था के बहाने शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि निरुपम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के ही नेता है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, की जो निरुपम ने सवाल उठाए कि सैफ का इतना जल्दी सेफ और हेल्दी हो जाना और पुलिस पर सवाल उठाना, क्या ये शिंदे गुट की तरफ से फडणवीस पर हमला है? ऋत्विक, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार संजय निरुपम जो कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता है, उनसे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए एक तरह से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन पार्टी के और सरकार के अंदरूनी नेता अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए तो फिर से आशंकाएं पैदा होती है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश में है शिंदे गुट, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उनके पास है। हालांकि वो अब यहाँ इंडिया में नहीं है, वो डावोस में है, और उनके अनुपस्थिति में इस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना क्या ये सरकार में या तो महायुति के सहयोगी दलों में शुरू एक प्रकार की आपसी रंजिश तो नहीं? इस तरह के सवाल जो है वो राजनीतिक खेमे से उठ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब सियासत तेज है। फडणवीस सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने बांग्लादेशी आरोपी के बहाने ममता बनर्जी को घेरा है। मला वाटतं तो त्यांचा वायफळ प्रयत्न आहे। बोलघेवडेपणा ही ओळख संजय राऊत यांची आणि वायफळ बाष्पीभवन ही ओळख आदित्य ठाकरे यांची, आणि म्हणून त्यांना खुलं आव्हान आहे की तुम्ही आज जो विषय समोर घेऊन बोलताय, म्हणजे अगदी सैफ अली खानच्या मारेकऱ्याबद्दल सुद्धा, तर बांगलादेशी घुसखोर बंगालमधून कसा आला? तिकडच्या सीमेवर ममता दीदीचं सरकार बीएसएफला काम करू का देत नाही? बीएसएफचा विरोध का करते? आणि त्या ममता दीदीच्या एका अर्थाने मांडीला मांडी लावून आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का बसलेत? कुठल्या मतांसाठी, कुठल्या रंगासाठी, कुठल्या व्यक्तींसाठी? आणि त्यामुळे असुरक्षित मुंबईला सुद्धा करण्याचा डाव पश्चिम बंगाल मार्गे हा त्या ठिकाणी ठाकरे सेनेच्या मदतीने होतोय का? हा सवाल आमचा त्यांना आहे।
दिलचस्प बात यह है कि सैफ पर हमले के पीछे बांग्लादेशी कनेक्शन पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं और उन्हीं की पार्टी के सांसद मिलिंद देवड़ा का कहना है कि घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। यदि कोई इलीगली क्रॉस करेगा, हमारी बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो ये स्वाभाविक है कि वो सबसे पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आना चाहेगा, जहां जो एक देश का एक आर्थिक केंद्र है, एक नर्व सेंटर है इकोनॉमी का। और इसलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक लेटर लिखा है, उनसे निवेदन किया है इस लेटर के माध्यम से जल्द केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का मतलब मुंबई नहीं है, नवी मुंबई भी हो सकता है, जहां भी कोई इलीगल बांग्लादेशी इस रीजन में है, उसका एक जल्द से जल्द एक ऑडिट किया जाना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, मुंबई की लोकल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए